वेलकम इन योर क्लास स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था पॉलिटिकल साइंस का, जिसके अंतर्गत हमने कई तरह की समानताएं देखी थी। समानता के ऊपर है ये चैप्टर। और लास्ट अपन ने कवर किया था टॉपिक गरिमा, कि इसमें अपन ने देखा था कि प्रत्येक जो मानव है और उसका काम है वो एक गरिमा रखता है, उसकी एक गरिमा होती है और उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए किसी भी हालत में। तो देखिए, इस समानता के लिए हमारे जो भारतीय गणराज्य है इसमें क्या व्यवस्था कर रखी है, इसे हम देखते हैं आज। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। जो इंडिया का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, ये नियमावली है भारत की, जिसके अंतर्गत हमारा भारत देश के प्रत्येक नागरिक और देश भी इस संविधान के ऊपर चलता है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन कंट्री। तो फर्स्ट लाइन कहती है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वह प्रत्येक व्यक्ति को, सब व्यक्ति को समान मानता है। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट एवरी इंडिविजुअल इन कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल। तो इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री हो, पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, किसी भी जाति का हो, रिलीजियस धर्म का हो, ट्राइब जनजाति हो, ठीक है, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, किसी भी शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाला हो, आर रिकॉग्नाइज एज इक्वल, बिल्कुल समान माने जाएंगे। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वलिटी केसेस टू एग्जिट। इसका मतलब ये नहीं है कि असमानता खत्म हो गई है, क्योंकि फिर भी है, इतना अधिकार दे दिया गया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद में ये केसेस होते रहते हैं। इट डजेंट, चलो माना ख़त्म नहीं हो, लेकिन बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया, लेकिन जो हमारा लोकतांत्रिक भारत है, द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड। तो चलो माना कि ख़त्म नहीं हो, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, ठीक है। इस सभी मतलब यानी कि इस संविधान में सभी को बराबर माना गया। वाइल अर्लियर, जो पहले तो का भारत था, ठीक है, नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था। पहले नहीं था क्योंकि संविधान नहीं था, लेकिन अब संविधान में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। नाउ देर आर सेवरल दैट वर्क टू सी द पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड इक्वल्स। अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानतक व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। यदि आपके साथ असमानतक व्यवहार होता है तो आप कानून के संरक्षण में जा सकते हैं, ठीक है। संविधान में इसके लिए उचित व्यवस्था की गई है कि आपकी गरिमा को कहीं कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, ठीक है। और ये वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पैराग्राफ, कि समानता के अंतर्गत आपको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। ये समानता के अधिकार को कवर करता है ये अपना टॉपिक। तो देखते हैं क्या क्या जो प्रावधान है वो किए गए हैं, देखते हैं। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। पहला यह है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वह कानून के आगे बिल्कुल समान माना जाता है। आप कानून की अगर पुलिस के सामने जाते हैं, कानून के सामने जाते हैं, ठीक है, तो आपके साथ बिल्कुल समानतक व्यवहार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपकी आर्थिक, शैक्षिक, लिंग या फिर आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए कोई आपके साथ असमानता नहीं की जाएगी। What this means is that every person from the president of the country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws। ठीक है, इसका अर्थ देखो, एक उदाहरण समझाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के लिए अलग कानून बने हुए हैं और एक
जो अपन ने कांता देखी थी उसके लिए अलग कानून बनाया, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के लिए बिल्कुल समान कानून है। दोनों भारत के नागरिक हैं और उन्हें भारत के संविधान का पालन करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। ठीक है। तो दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। फर्स्ट हमने देखा था, फर्स्ट उसने कहा कि भारतीय कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति समान है, एक जैसे कानून का पालन करना पड़ेगा। दूसरा इनने कहा है कि व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान का हो, स्त्री पुरुष हो, भेदभाव नहीं किया जाएगा। थर्ड देखते हैं, एवरी पर्सन हैज़ टू एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। ठीक है। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। ठीक है, कोई भी सार्वजनिक स्थान है उसका उपयोग कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई सार्वजनिक पार्क बना हुआ है उसके अंदर इस जाति का जा सकता है और उस जाति का, ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई इसका उपयोग कर सकता है, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। जो सभी पर्सन हैं वह सार्वजनिक रूप से जो उपलब्ध हैं सार्वजनिक कुएं, सड़क, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। एंड फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड। एबोलिश यानी उन्मूलन, अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, किसी को टच नहीं करना, किसको टच करना, जाति के आधार पर ऐसे जो बनाया गया ना, तो उसका उन्मूलन किया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, छुआछूत को बिल्कुल ख़त्म किया गया है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है संविधान का। तो ये 4 तरीके के, और इस तरह ये बहुत मोस्ट है समानता के अधिकार में, जो क्या क्या अपन को 4 प्रोवाइड किए गए हैं वो पूरा बताया गया इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ, द 2 ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities। शासन ने संविधान द्वारा मान किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया। कितनी तरीके से लागू किया? 2 तरीके से। पहला, कानून बना दिया गया है कानून के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट लॉ के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट थ्रू लॉ एंड सेकंड थ्रू, और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा। सरकार ने कुछ ऐसे कार्यक्रम योजना बनाए जिससे समानता लाई जाए। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार और योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। ठीक है। In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries। देखिए, जो बहुत शताब्दियों से अनइक्वलिटी यानी असमानता का जो सामना कर रहे थे, पूरा पढ़ते हैं इसे हिंदी में एक साथ, कि कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ, उनका जीवन सुधारने के लिए, टू इम्प्रूव द लाइव्स, उनका जीवन सुधारने के लिए, ठीक है, अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। सेवरल स्कीम्स, ठीक है, कई तरह की योजनाएं लागू की है। दिस स्कीम्स आर टू एंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर मिले। ठीक है, जो लोग दबे कुचले थे, ठीक है, जिन्हें दलित कहा जाता था, उनके लिए अधिक से अधिक ऐसी सुविधाएं या योजनाएं चलाई गई हैं ताकि वे उनका लाभ उठाकर आगे आ सकें। नेक्स्ट पैराग्राफ, वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट includes
द मिड डे मील। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की आवश्यकता। जो दोपहर में सरकारी विद्यालयों में भोजन मिलता है वो इस तरह की व्यवस्था है। दिस रिफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक लंच। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को, अब प्राथमिक नहीं है, अपर प्राइमरी तक शुरू हो चुका है वैसे, स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। क्वेश्चन है देखिए अगेन कि मिड डे मील शुरू करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा है? तमिलनाडु। तो यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। आगे पढ़ते हैं। टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एंड इन 2001 the Supreme Court asked all state government to begin this program in their school within 6 months। तो 2000 प्रारंभ की गई तमिलनाडु में। उसके बाद 2001 में उच्चतम न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए कि 6 महीने के अंदर इस योजना को सभी राज्य अपने अंदर चालू करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। और इस प्रोग्राम के जो कार्यक्रम चलाया गया इसके विभिन्न बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़े। दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। जो गरीब बच्चे थे वह अधिक से अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया क्योंकि दोपहर का खाना मिलता था उधर। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। टीचर रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल। पहले क्या थे, बच्चे खाना खाने के लिए घर चले जाते थे तो वहाँ से दोबारा आते नहीं थे। टीचर्स ऐसा रिपोर्ट में बताते हैं, खुद का बोलते थे। बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड। लेकिन अब जहाँ ये मिड डे मील जो दोपहर का भोजन है स्कूल में मिलने लगा है तो जो बच्चों की अटेंडेंस है, उपस्थिति है, उसमें सुधार हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। द मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे। वे माता जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने आना पड़ता था। भाई बच्चा घर आएगा तो माँ को, वो खुद तो बना नहीं सकता, माँ को आना पड़ेगा और वो अपना काम छोड़ के आती थी क्योंकि गरीबों के माँ बाप दोनों काम करते हैं। नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। तो अब उन माताओं को ऐसा नहीं करना पड़ता। दिस प्रोग्राम हैज़ आल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट द मील टुगेदर। और जो ये है, जो मिड डे मील है, इस कार्यक्रम ने, जो ये कार्यक्रम है मिड डे मील का, इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। ठीक है, अब जब साथ साथ ही करेंगे तो उनमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा ही नहीं। बच्चे शुरू से ही ऐसी सीख लेके मिलेंगे कि नहीं मैं तो इसके साथ बैठ के खाता था, ऐसा कुछ बात ही नहीं है। एंड इन क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। ठीक है, और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसंट्रेट बिकॉज देयर स्टोमक आर एम्प्टी। मध्याह्न भोजन के कारण निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने की भी सहायता की है जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। भाई खाली पेट आप पढ़ाई भी ध्यान दे सकते हो? बिल्कुल नहीं दे सकते। वो कहा है ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पेट में कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है, नहीं तो दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पाता। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम से बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन।
लेकिन किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। While the midday meal program has helped the increase the enrollment and attendance of poor children in school, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति बढ़ा दी है। There continues to be big difference in our country between schools, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, that the rich attend, ठीक है, वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, and those that the poor attend, वे स्कूल जहाँ अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि गरीबों के बच्चे, जो गरीबों की स्कूल होती है और जो एक अमीरों की स्कूल होती है, काफ़ी महंगी जहाँ पढ़ाई होती है, वे बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये भी एक असमानता ही है बिल्कुल, अमीरी गरीबी के कारण। Even today there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally। ठीक है, अभी भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि से दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता व्यवहार किया जाता है। These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के कारण भी, दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन थू द लॉ रिक्वायर्स इट। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद लोग इस पर उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। अगर किसी गरीब के बच्चे का ऐसे स्कूल में एडमिशन करवा दिया है बड़े में, तो उसे बार बार असमानता देखने को मिलेगी। जब एक छोटी सी घटना देखते हैं, टूर के लिए 10,000 रुपये मंगाए जाएँ, तो अमीर का बच्चा तो ला के दे देगा, लेकिन गरीब का बच्चा जब घर जाके बोलेगा कि 10,000 मंगाए, तो वो कई बार सोचेगा। और अगर कई बच्चे गए और ऐसे बच्चे रह जाते हैं तो वो बहुत गिल्टी फील करते हैं अपने मन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ नीचे अपने संविधान के जनक, द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिस्टर भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो दी गई है, जिनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया अपना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनके कुछ कथन हैं, उससे पहले ऊपर कुछ लिखा गया है तो वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ पूछा गया है, व्हाट इज़ द मिड डे मील प्रोग्राम, कि मिड डे मील प्रोग्राम क्या है। तो यहाँ बताया गया है, आप काफ़ी समझ चुके होंगे। कैन यू लिस्ट 3 बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम, कि आप लिस्ट बना सकते हैं प्रोग्राम के 3 फ़ायदों की। 3 फ़ायदे भी यहाँ गिना रखे हैं। ठीक है, कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी, ठीक है, प्रेजेंट इम्प्रूव करता है। दूसरा, ये जो असमानता, अनइक्वलिटी की भावना है, इसको कम किया इसने। हाउ डू यू थिंक दिस प्रोग्राम माइट हेल्प प्रमोट ग्रेटर इक्वलिटी, तो आप कैसे ये कह सकते हैं, आपके विचार से कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना बढ़ सकता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी तरह समझाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड आउट अबाउट वन गवर्नमेंट स्कीम इन योर एरिया, व्हाट डज दिस स्कीम डू, whom इज़ द स्कीम सेट अप टू बेनिफिट। अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए। इस योजना में क्या किया जाता है, यह किसके लाभ के लिए बनाई गई है। तो आपको ऐसी योजना बतानी है। एक योजना तो आपकी स्कूल ही है, महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो ऐसे समानता वाले वातावरण को पैदा करने के लिए खोली गई है। ठीक है, जहाँ कोई इस तरह की फ़ीस नहीं है, हर तरह का बच्चा एडमिशन ले सकता है। तो ये गवर्नमेंट की योजना है कि आपका जो इंग्लिश मीडियम एनवायरनमेंट है, जो आप प्राइवेट स्कूलों में लेते थे, वो कोई भी बच्चा गवर्नमेंट थ्रू फ्री में यहाँ पे ले सके। तो यह भी एक योजना ही है जिसके बारे में आपको ऐड लिख सकते हैं। तो यहाँ हम भीमराव अम्बेडकर जी को देख रहे थे, इनने काफ़ी अच्छा लिखा है नीचे, और आप उसके बाद एक गर्व महसूस करेंगे जो ये लिख रहे हैं, नीचे वाला जो पढ़ेंगे आप। तो यहाँ इन्हें लिखा है, इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लाइव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रेस्पेक्ट। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। यदि आप अपनी गरिमा को दांव पर लगाते हैं, हर कोई आपसे कुछ भी कह लेता है और आप आत्मसम्मान के साथ नहीं जीते हैं, ठीक है, तो ये अशोभनीय बात है। सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान इज़ द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ।
आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। विदाउट इट मैन इज कीपर। ठीक है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। टू लिव वर्दली विथ सेल्फ रेस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। इट इज़ आउट ऑफ हार्ड एंड ceaseless struggle alone that one derives strength, confidence and recognition। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति और बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कि आपकी गरिमा को छोड़ना नहीं है, आपको उसके लिए लगातार संघर्ष करना है, और संघर्ष से ही आप में वो शाइन आएगी और हर कोई आपकी गरिमा को समझेगा और सम्मान करेगा। संघर्ष लड़ने का नहीं होता, आप अपनी पढ़ाई पे रोज़ाना पढ़ाई करके, ये भी एक संघर्ष ही है। इन्होंने भी पढ़ाई के लिए काफ़ी संघर्ष किया था भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो इस तरह रोज़ अच्छा संघर्ष करके अपनी पढ़ाई के साथ कभी हार नहीं माननी, रोज़ पढ़ाई करनी, तो आप में अलग ही शाइनी आएगी, लोग समझेंगे ये स्टूडियस बच्चा है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं नीचे ने क्या लिखा है। नीचे ने लिखा है मैन इज़ मोर्टल, मनुष्य नाशवान है, मोर्टल यानी नाशवान। इमोर्टल इसका विपरीत शब्द है। एवरीवन हैज़ टू डाई सम डे और द अदर। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है। बट वन मस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन वंस लाइफ इन एनरिचिंग टू नोबल आइडियाज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इज बेटरिंग वंस ह्यूमन लाइफ। परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्श को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। देखिए कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने। नथिंग इज मोर डिग्रेसफुल फॉर ए ब्रेव मैन देन टू लिव लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप साहस रखते हैं, ठीक है, आप में जज्बा है, और फिर भी आप आत्मसम्मान के बिना लाइफ जी रहे हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल अशोभनीय बात है कि आप में सामर्थ्य है अच्छी, उसके बाद भी आप बिल्कुल इस तरह जीवन जी रहे हैं। तो इस तरह के इनके विचार थे, इनके द्वारा लिखे गए विचार हैं। चलिए दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं इसके में। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। कि भाई एक साथ चेंज नहीं आते हैं असमानता के लिए। ठीक है, समानता एकदम से कोई दिखने लग जाए। इसका मुख्य तो वन ऑफ द मेन रीज़न, इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। सभी के में जो परिवर्तन आता है बहुत धीरे धीरे आता है। एवन थू पर्सन्स आर अवेयर टू दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ। यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है। They continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women। लेकिन फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति, महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। जानते हैं कि ऐसा नियमों के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी करते हैं। It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity गरिमा, that present attitude can change। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। तो ये इस तरह की सोच बनानी पड़ेगी। वो कहता है ना कि गिव रेस्पेक्ट एंड हैव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। ठीक है, सम्मान दो, सम्मान लो। तो आपका सम्मान भी तभी बढ़ेगा तब आप कभी सम्मान देंगे। छोटा हो बड़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति सम्मान का अधिकारी है। यदि आप खुद के लिए सम्मान चाहते हैं तो पहले सम्मान दीजिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं। एस्टैब्लिशिंग इक्वलिटी इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ ए कंटिन्यूस स्ट्रगल एंड वन इन विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू, एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस बुक। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे काफ़ी कुछ पढ़ाया जाएगा।
नेक्स्ट अपना टॉपिक चलेगा इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। ठीक है, कई देशों के बारे में पढ़ेंगे, कई देशों के बारे में समझाया गया। उसके बाद लास्ट प्रश्न उत्तर पे आएंगे अपन, थोड़ा कुछ जो पूछा गया। ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक पढ़ें, जो अपने समानता में जो 4 वो दिए गए हैं उन्हें पढ़ें, समझें, देखें। धन्यवाद।